नाज़नादाब इलेक्शन एक्सप्रेस के साथ मैं हूं हिना जुबैर। लोकसभा इंतखाब करीब हैं। इंतखाबात को लेकर सियासी पार्टियों की सरगर्मियां भी उरूज पर देखी जा रही हैं। बीजेपी के 2019 के आम इंतखाबात में कौम परस्ती और पाकिस्तान के खिलाफ फिजाई हमले को अहम इशू बनाए जाने की खबर के बाद अब इस मामले पर बयानबाजी भी तेज हो गई है। अपोजिशन सबूत मांग रहा है, दूसरी जानिब सरकार अपोजिशन के इस रवैये पर ही सवाल खड़े कर रही है। यूपी में इत्तेहाद के मजबूत होने से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ भी सकती हैं। वहीं बिहार का अगर रुख करें तो वहां जेडीयू लीडर ने मुतनाज़ा बयान देकर बिहार की सियासत को ही गरमा दिया है। इसके अलावा भी आम इंतखाबात से जुड़ी तमाम अहम खबरें होंगी इलेक्शन एक्सप्रेस में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गैर मुल्की सिफारतकारों से कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने खास मुलाकात की और इस प्रोग्राम में G20 ममालिक समेत तकरीबन 30 मुल्कों के सिफारतकार शामिल हुए। पाकिस्तान को इस प्रोग्राम में मदऊ नहीं किया गया था। इस प्रोग्राम में साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी भी मौजूद रहीं। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी के साथ हमारी पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और तमाम वरिष्ठ नेतृत्व कांग्रेस का इसमें शामिल था। हर विषय पे बात होती है, देश की और पूरे विश्व की, चाहे वो आर्थिक विषय हैं, रोजगार से जुड़े हैं, राजनीतिक विषय हैं, व्यापार से जुड़े हैं। तो बहुत एक मैं कहूँगा अच्छा विचारों का आदान प्रदान हुआ तमाम राजनयिकों के बीच में, कांग्रेस अध्यक्ष और सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी और सब लोग। और इसके साथ साथ हमारे देश के भी जो वरिष्ठ डिप्लोमेट्स रहे हैं, राजनयिक रहे हैं, पूर्व विदेश सचिव, पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, पूर्व राजदूत, वो भी इसमें शामिल हुए थे। देखिए, मैं एक चीज़ आपको कहूँ, आतंकवाद को लेके जो राहुल गांधी जी ने कहा है वो आप सबको मालूम है, कोई नई बात तो है नहीं। कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा मजबूत रवैया रहा है आतंकवाद से मुकाबला करने का, और एक राष्ट्रीय चुनौती हम इसको समझते हैं और किसी भी रूप में हम आतंकवाद को स्वीकार नहीं करते। हम सिर्फ इतना कहेंगे, आज की बैठक से संबंधित नहीं, एक आग्रह है माननीय प्रधानमंत्री जी से और सलाह भी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को और दलों को अधिकार है सवाल करने का, उसको आप राष्ट्र विरोधी ना कहें, क्योंकि हमको ना तो उनसे कोई प्रमाण पत्र की ज़रूरत है और ना ही कोई सिफारिश की, क्योंकि कांग्रेस ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं आतंकवाद के सामने। 2 हमारे प्रधानमंत्री शहीद हुए, श्रीमती इंदिरा गांधी और स्वर्गीय राजीव गांधी। अजमेर में मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने पर अपोजिशन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इत्तेहादी पार्टियां जिस तरह से जबान का इस्तेमाल कर रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रही हैं। कांग्रेस पार्टी की दिक्कत यह है कि कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाने लगी है। क्या होता है ना, मिले सुर मेरा तुम्हारा। तो आज जो है वो अफसोस इस बात का होता है कि जिस तरह का व्यवहार कांग्रेस पार्टी के लोग और कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पे कर रही है, उससे एक बात बहुत साफ है कि कांग्रेस ने तय कर लिया है कि वो अपना खुद का बंटाधार अपने हाथों से करेगी। बीजेपी सदर अमित शाह ने तेलंगाना के निजामाबाद में पार्टी कारकुनों से खिताब किया। अमित शाह ने अपने खिताब में एयर स्ट्राइक का भी जिक्र किया और अपोजिशन पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि अपोजिशन एयर स्ट्राइक का सबूत मांग रही है, जो कि बेहद शर्म की बात है। पुलवामा में 40 जवानों पर निर्दयता के साथ कायर की तरह हमला किया, हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। पूरी दुनिया देख रही कि इस बार सर्जिकल स्ट्राइक करना बहुत कठिन है। पाकिस्तान अलर्ट था, पहले एक बार सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी थी,
सब मानते थे क्या होगा। हमारे जवानों के शहीदगी के 13वीं के दिन ही हमारे वायुसेना के जवानों ने एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों के 3 अड्डों के पड़थले उठाए। और मित्रों, आज पहली बार पाकिस्तान को लगता है कि अब आतंकवाद नहीं चलेगा, अब कुछ भी करेंगे वहां से जवाब मिलने वाला है। वो मजबूर हुए हैं आतंकवादियों को गिरफ्तार करने के लिए, इन पर प्रतिबंध रखने के लिए। इसका कारण है हमारे नेता नरेंद्र भाई ने एक राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय करा है। इन्होंने सेना को खुली छूट दी कि वहां से गोली आती है तो गोली का जवाब गोले से दिया जाए, ईंट आती है तो जवाब पत्थर से दिया। और मित्रों, शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी, चंद्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, मायावती, ये सारे के सारे लगे हैं कि जवानों ने जो पराक्रम किया है उस पर सवालिया निशान, सबूत मांग रहे हैं। एक गठबंधन के नेता भारत को सुरक्षित रख सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, रख सकते हैं क्या? सेना की सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा कर सकते हैं क्या? सेना के जवानों की शहीदगी का बदला ले सकते हैं क्या? शहीद परिवारों को ठीक ढंग से उनका सम्मान कर सकते हैं क्या? और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के कलबुर्गी में अवामी रैली से खिताब किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि कलबुर्गी स्कीम को हमारी सरकार ने ही पूरा किया। साथ ही किसानों के लिए चलाई जाने वाली स्कीम का भी पीएम ने यहां जिक्र किया और कहा कि 75,000 करोड़ रुपए सालाना किसानों को दिया जाएगा, जिसकी पहली किस्त अकाउंट में जा भी चुकी है। कि कांग्रेस ने कलबुर्गी और कर्नाटक के विकास से जुड़ी जिन परियोजनाओं को बरसों तक लटकाया था, उनको हमारी सरकार ने ही पूरा किया है। साथियों, कामगारों की ही तरह देश भर के लगभग 12 करोड़ किसान परिवार जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम जमीन है, उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिलना तय है। इसके तहत केंद्र सरकार सीधे किसानों के खाते में हर साल 75,000 करोड़ रुपए जमा करने जा रही है। 75,000 करोड़ रुपया हर साल। आप कल्पना कर सकते हैं, गांव में जब किसान के हाथ में 75,000 करोड़ रुपया गांव में पहुंचेगा तो गांव की इकोनॉमी कैसी दौड़ने लगेगी। और इसकी पहली किस्त देश के करोड़ों किसानों को ऑलरेडी पहुंच चुकी है, मिल चुकी है। भाइयों बहनों, ये लाभ कर्नाटक के भी लगभग 71 लाख किसानों को मिलना तय है। लेकिन मैंने पहली किस्त दे दी, देश भर के किसानों को मिल गई, लेकिन जिनको सिर्फ राजनीति करनी है, राजनीति के खेल खेलने हैं, किसानों का भला करने का इरादा नहीं है, ऐसी कुछ सरकारें हैं। इनको लगता है कि अगर उनके राज्य में किसान के खाते में 2,000 रुपया पहुंच गया तो ये तो मोदी करने लग जाएंगे।
और इसलिए ये कर्नाटक की सरकार कर्नाटक की जनता के पीठ में छुरा भोंक करके सत्ता की गलियारे में पहुंची हुई कांग्रेस और रिमोट से चल रहे मुख्यमंत्री, इन्होंने कर्नाटक के किसानों की सूची अभी तक हमें पहुंचाई नहीं है। देश भर के किसानों को हमने पैसे पहुंचाए, लेकिन मैं कर्नाटक के किसानों को पैसे नहीं पहुंचा पाया। इसके गुनहगार, किसानों के दुश्मन ये आपके बेंगलुरु सरकार में बैठे हैं। कर्नाटक का कोई भी किसान विरोधी लोगों को माफ नहीं करेगा। आप मुझे बताइए भाइयों, जब दिल्ली सरकार पैसे दे रही है, किसान के खाते में दे रही है, तो इनके पेट में दर्द होना चाहिए क्या? इनको तकलीफ होनी चाहिए क्या? तो तकलीफ क्यों हो रही है? तकलीफ इसलिए हो रही है कि मोदी सीधा बैंक के खाते में पैसा जमा कर रहा है, बीच में कटकी करने के लिए कोई जगह नहीं बची है। कांग्रेस लीडर शोभा ओझा ने आरएसएस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाज में एक गंदी सोच को पूरी ताकत से फैलाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आरएसएस मुल्क को तकसीम करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि झबुआ में जो धमाके हुए थे उनके पीछे आरएसएस का हाथ था। शोभा ओझा ने यह बयान भोपाल में मदरसा शिक्षा सम्मेलन के एक प्रोग्राम में दिया। आज में एक सोच को बढ़ावा दिया कि आतंकवाद यानी अल्पसंख्यक, ये एक गंदी सोच को इन्होंने पूरी ताकत के साथ फैलाया। जबकि मध्य प्रदेश में हमने देखा झाबुआ में भी बम फटे तो उसके पीछे आरएसएस का हाथ था। हमने तमाम पूरे देश में देखा कि आरएसएस की क्या भूमिका रहती इस देश को तोड़ने मरोड़ने में, इस देश को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांटने में आरएसएस की क्या भूमिका रही है, किसी से छुपी हुई नहीं। जहां तक आतंकवाद का, अलगाववाद का सवाल है, उसका कोई जात पात धर्म नहीं। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं तमिलनाडु के कांचीपुरम, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खिताब कर रहे हैं। குற்றம் என்ன? அவர் மக்களுக்காகவும் ஜனநாயகத்திற்காகவும் குரல் கொடுத்தார். அதன் காரணமாக அவரை அவமானப்படுத்தினார்கள். டெல்லியிலே இருக்கின்ற ஊழல் மற்றும் சர்வாதிகார ஒரு குடும்பத்தின் ஆட்சியினை அவர் எதிர்த்த காரணத்தால் மீண்டும் அவர்களால் அவமானப்படுத்தப்பட்டார். The democratic elected government of MGR was dismissed by the imposers of the emergency just because of political differences. அதேபோல மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட திரு எம்ஜிஆர் அவர்களுடைய அரசாங்கத்தை காங்கிரஸ் அரசாங்கம் டிஸ்மிஸ் செய்தது. யார் அவர்கள்? நெருக்கடி நிலையை கொண்டு வந்தவர்கள். அரசியல் கருத்து வேறுபாட்டிற்காக மாநில அரசுகளை டிஸ்மிஸ் செய்கின்ற பழக்கம் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு உண்டு. Friends, if there is one party that has abused Article 356 again and again, it is Congress. If the dynasty did not like a leader, that state government was dismissed. आम इंतखाबात को लेकर यूपी की सियासत गर्म हो गई है। एसपी बीएसपी इत्तेहाद में आरएलडी के शामिल होने से इत्तेहाद को तकवीत मिल गई है और ऐसे में बीजेपी के लिए यहां मुश्किलें जरूर खड़ी हो सकती हैं। एक रिपोर्ट। लोकसभा इंतखाबात में मगरबी यूपी फतह करने के लिए तमाम सियासी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। एसपी बीएसपी के साथ आरएलडी के इत्तेहाद का हिस्सा बनने से यूपी में इत्तेहाद को मजीद मजबूती मिली है। मुझे खुशी है कि आज फिर दोबारा हम लोगों ने भेंट की है। राष्ट्रीय मुद्दों पर, राजनीतिक दिशाओं पर, राजनीतिक विकल्प और रास्ते पर हमने चर्चा की है। बहुत सकारात्मक बातचीत हुई है और बहुत खुशी के साथ मैं बताना चाहता हूं
राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहता हूं कि जो प्रभावी गठबंधन पूरे उत्तर प्रदेश में पहले से काम कर रहा था, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का, जिसमें बड़ी पहल माननीय अखिलेश यादव जी ने और माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने ली है, राष्ट्रीय आवश्यकताओं को देखते हुए, समाज की आवश्यकताओं को देखते हुए, नौजवान, किसान और दलित वर्गों की अपेक्षाओं को देखते हुए, उम्मीदों को देखते हुए उस पहल में राष्ट्रीय लोकदल भी शामिल रहेगा और 3 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल का चुनाव चिन्ह होगा। लेकिन फिर मैं दोहरा रहा हूं कि चौधरी अजीत सिंह जी की उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि डट के खड़े होंगे हमारे कार्यकर्ता और पूरी 80 सीटों पर हमारा फोकस होगा। मुझे खुशी है इस बात की, नौजवान साथी जयंत चौधरी जी, आदरणीय अजीत सिंह जी की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी की जितनी भी सीटें थी उत्तर प्रदेश की और हमारे और सहयोगी दल, सबका ये सबसे बड़ा महागठबंधन है। यूपी में आरएलडी का खासा असर माना जाता है, लेकिन 2014 लोकसभा इंतखाबात में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। 2014 आम इंतखाबात में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जाट और मुस्लिम वोट का जबरदस्त पोलराइजेशन हुआ था, जिसका नुकसान आरएलडी को उठाना पड़ा था और अब इन दोनों तबकों को साथ मिलाना पार्टी के लिए बड़ा चैलेंज होगा। बीएसपी और एसपी इत्तेहाद को यूपी में गेम चेंजर माना जा रहा है और अब आरएलडी भी इस इत्तेहाद का हिस्सा है। ऐसे में देखना यह है कि ये तीनों पार्टियां मिलकर बीजेपी के लिए कितना बड़ा चैलेंज साबित हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वहीं उत्तराखंड में आम इंतखाबात के लिए बीजेपी ने तकरीबन 5 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल कर दिया है। बीजेपी 4 सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट को ही मैदान में उतारने जा रही है। एक रिपोर्ट। आम इंतखाबात के लिए तारीखों का ऐलान अब किसी भी दिन हो सकता है। ऐसे में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और ये बात सियासी पार्टियां भी अच्छी तरह समझ रही हैं। यही वजह है कि बीजेपी उत्तराखंड में टिकट की तकसीम पर ज्यादा वक्त नहीं लगाना चाहती है और उत्तराखंड में बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार करीब करीब तय हो चुके हैं। हमारे प्रतिनिधियों के काम पर हमारी निगरानी रहती है, हमारे कार्यकर्ताओं से हम फीडबैक लेते हैं और सभी का मिला जुला असर ये होता है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारी चुनाव प्रक्रिया को पूरा करके उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया पूरी करता है। असल में बीजेपी के अंदर 5 सीटों के लिए दर्जन भर से ज्यादा कदावर नाम खड़े हो गए हैं और लगातार दावेदारों का सिलसिला बढ़ता जा रहा था। इसलिए इस मामले पर बीजेपी ने तेजी दिखाई, क्योंकि ये केंद्रीय नेतृत्व ने तय करना है। अभी उत्तराखंड का जो हमारा संसदीय बोर्ड है उसकी बैठक नहीं हुई है, वो बैठक होगी। सम्यक विचार उपरांत हम लोग निर्णय लेते हैं। कार्यकर्ता के मन की बात सुनी जाती है और जो निर्णय लेते हैं वो सम्यक विचार उपरांत लेते हैं, उसको सभी कार्यकर्ता स्वीकार। 4 सीटों पर तो पुराने मेंबर पार्लियामेंट ही लड़ेंगे। रही बात पौड़ी की, तो वहां पर खंडूरी खुद मना कर चुके हैं, लिहाजा पौड़ी के लिए भी उम्मीदवार मरकज से तय किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और वहीं बिहार में आरएलडी को लालू प्रसाद यादव की कमी शिद्दत से महसूस होने लगी है और शायद यही वजह है कि सजा काट रहे लालू को आम इंतखाबात से पहले जेल से बाहर निकालने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा अर्जी दाखिल की गई है। पार्टी लीडरों को उम्मीद है कि लालू जेल से रिहा होंगे और आम इंतखाबात में पार्टी की क़यादत भी करेंगे, जबकि जेडीयू ने इस पर निशाना साधा है। पहला तो मेरिट पर भी हम लोग का केस है कि सीबीआई ने जांच नहीं किया ठीक से। लालू जी के खिलाफ दुर्भावना थे, सारा इस तरह से प्रेजेंट किया है कि कोर्ट ने भी उसको नहीं समझा और केस काफ़ी कमज़ोर है। अगर मेरिट में जाए तो लालू प्रसाद का केस मजबूत है। तो मेरिट पर है हम लोग, मेडिकल भी ग्राउंड है, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। और तीसरा, इलेक्शन भी आ रहा है, एटलीस्ट इलेक्शन में उनका वैल्यू तो है, वोटर तो उनके नाम पर आता है देने के लिए। तो इन तीनों ग्राउंड पर दिए हम लोग। बाहर आते हैं तो भले माहौल में तो फर्क पड़ता ही है। अब ऐसा नहीं है कि लालू यादव अगर नहीं आएंगे
तो जो हमारा जो आधार है, सामाजिक आधार है, जो हमारे समर्थक हैं, उनके उत्साह में कोई कमी आ जाएगी। लेकिन लालू यादव की मौजूदगी तो अपने तरह का एक माहौल पैदा करती है ना, उसका लाभ तो मिलेगा ही, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल की एक ही मात्र पूंजी है कि सजा याफ्ता हो, उनके जमानत के लिए जमानत यात्रा पर निकलिए, जमानत के लिए वकील ढूंढिए, ये सारी प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व बेचैन रहता है। जो परिवारवाद की पार्टी है, जो परिवार में राजनीति में जो कूटनीति चल रही है कि भाई टिकट में हमारी कितनी हिस्सेदारी होगी, जैसे संपत्ति में हिस्सेदारी हुई। तो इलेक्शन एक्सप्रेस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।